इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमित पालित और आज हम आपको दिखाएंगे यूपी में प्रियंका ने दिया है कौन सा सियासी सरप्राइज और पंजाब कांग्रेस की लड़ाई 10 जनपद तक क्यों आई और कोरोना पर सरकार ने क्यों दी है 125 दिन वाली चेतावनी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूपी दौरे पर गई प्रियंका गांधी ने सियासी सरप्राइज दिया है। उनका कार्यक्रम लखनऊ में था, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले वो लखीमपुर के लिए निकल गई हैं, जहां वो पीड़ित महिला से मुलाकात करेंगी। प्रियंका के साथ 50 गाड़ियों का काफिला है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान लखीमपुर की महिला से बदसलूकी हुई थी, आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगा था। आज प्रियंका उस महिला से मुलाकात कर इसे बड़ा सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगी। प्रियंका गांधी कल से यूपी के दौरे पर हैं। आज उन्हें कांग्रेस के पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों, पूर्व जिला अध्यक्षों से मुलाकात करना था। उनकी बेरोजगार मंच के साथ मीटिंग भी थी, लेकिन ये सारे प्रोग्राम छोड़कर प्रियंका गांधी अब लखीमपुर के लिए रवाना हो गई हैं। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा अब से कुछ देर पहले लखनऊ से निकल चुकी हैं लखीमपुर के लिए और लखीमपुर में वो मुलाकात करेंगी उन महिला के साथ जिनके साथ दरअसल अभद्रता का मामला सामने आया था पंचायत चुनाव के दौरान। और प्रियंका गांधी वाड्रा का जो काफिला निकला है उसके साथ हम लगातार, यानी कि इंडिया टीवी की टीम लगातार उनको फॉलो कर रही है। लखनऊ में इस समय हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे ठीक आगे जो पुलिस स्क्वाड है और पुलिस स्क्वाड के ठीक आगे प्रियंका गांधी वाड्रा का जो काफिला है, उनकी जो गाड़ी है वो फिलहाल निकल चुकी हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू उनके साथ मौजूद है और तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। लगभग 50 गाड़ियों का ये पूरा कन्वॉय है, काफिला है, जो कि प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ लखीमपुर के लिए मूव हुआ है। प्रियंका गांधी वाड्रा हमेशा से ही महिलाओं के मुद्दे को प्रमुखता से उठाती रही हैं, चाहे ट्विटर का मामला हो या फिर उत्तर प्रदेश में जब भी वो आती हैं तो इस तरीके के मामलों को लेकर के हमेशा सरकार पर हमला बोलती हैं। चूंकि पंचायत चुनाव में कल भी उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें जो हिंसा का जिक्र किया, उन्होंने अराजकता का जिक्र किया और महिलाओं के साथ जो अभद्रता की गई इसका जिक्र किया। तो ये कहा जा सकता है कि महिलाओं के सम्मान के मामले को लेकर के कांग्रेस पार्टी 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसको प्रमुखता से आगे बढ़ा सकती है। और जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा सुबह सुबह लखीमपुर के लिए निकली हैं, ये कहा जा सकता है कि वो एजेंडा सेट कर रही हैं इस समय उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव को लेते हुए। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आप देखिए जितनी भी गाड़ियां पीछे दिख रही हैं, जितनी भी रोड पे गाड़ियां नजर आ रही हैं, वो सभी के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हैं, इस पूरे कॉन्वॉय की हैं, काफिले की हैं। इंडिया टीवी की टीम भी लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा के इस काफिले के साथ मौजूद है और पल पल की खबरें हम लगातार अपने दर्शकों को बताते रहेंगे कि प्रियंका गांधी वाड्रा का आज सुबह सुबह का जो अर्ली मॉर्निंग दौरा शुरू हुआ है उसमें लगातार क्या हलचल है। कैमरामैन मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। और हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं विशाल, एक बात बताइए, कब तक प्रियंका गांधी लखीमपुर पहुंच जाएंगी और कितने बजे मुलाकात की ये शेड्यूल रखा गया है? देखिए अमित, जो प्रियंका गांधी वाड्रा का ये प्रोग्राम है ये एकाएक बना है, सरप्राइज प्रोग्राम के तौर पे बना है और ये माना जा रहा है कि लगभग 8:30 बजे के करीब चूंकि प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ से निकली हैं तो 11 से 11:30 के बीच उनको लखीमपुर पहुंच जाना चाहिए और उन पीड़िता महिला से मुलाकात उनकी हो जानी चाहिए जिनके साथ पंचायत चुनाव में अभद्रता का मामला सामने आया था। इंडिया टीवी ने भी इस खबर को अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाया था। तो प्रियंका गांधी वाड्रा का जो काफिला है, मैं सीधे उनकी तस्वीरें दिखा देता हूँ अमित। ये ठीक मेरे आगे आप देख रहे हैं जो कन्वॉय चल रहा है, ये कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी गाड़ियां हैं और लगातार इसके ठीक आगे सिक्योरिटी पर्सन की गाड़ी है और उसके ठीक आगे प्रियंका गांधी वाड्रा की गाड़ी चल रही है, जिसमें वो अपने तमाम जो सहयोगी हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के, जिसमें अध्यक्ष लल्लू शामिल हैं, इसके अलावा आराधना मिश्रा मोना शामिल हैं, तमाम उनके साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और ये उम्मीद की जा रही है कि 11 से 11:30 बजे के करीब वो लखीमपुर पहुंच जाएंगी और उसके बाद वो वहां पर मुलाकात करने के बाद दोबारा लखनऊ लौटेंगी और उसके बाद वो अपने जो आज के कार्यक्रम है उनको आगे बढ़ाएंगी। लेकिन सुबह का जो कार्यक्रम है ये एकाएक सरप्राइज कार्यक्रम है, जिसकी वजह से प्रियंका गांधी वाड्रा और तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो चुके हैं और पल पल की खबरों के अपडेट्स के लिए लगातार इंडिया टीवी की टीम भी इस कॉन्वॉय को फॉलो कर रही है। अमित, जैसा कि विशाल ने दिखाया कि लगातार हम देख रहे हैं कि जो कॉन्वॉय है वो धीरे धीरे लखीमपुर की ओर बढ़ रहा है और 11:30 बजे तक वो लखीमपुर पहुंच जाएंगे, जहां पर वो पीड़ित महिला से मुलाकात करेंगे। यूपी दौरे पर गई प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ भी आक्रामक रुख अपनाया है। दौरे के पहले दिन प्रियंका गांधी लखनऊ में थी। लखनऊ में प्रियंका ने रोड शो भी किया और उसके पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मौन धरना प्रदर्शन भी किया। इन दोनों ही मौके पर प्रियंका ने यूपी पंचायत चुनाव में हिंसा और यूपी सरकार की मनमानी के खिलाफ आवाज बुलंद की है।
आज लखीमपुर जाकर पीड़ित महिला से मिलने के पीछे भी यही वजह है, महिला से छेड़खानी कि जिस मामले में कानूनी कार्रवाई हो रही है उसे लेकर सियासत आज दोबारा गर्मा सकती है। आपका प्रशासन, आपकी पुलिस उम्मीदवारों का अपहरण कर रही है। उम्मीदवार नामांकन पत्र भरने जा रहा है, आप उसको उठा के ले जा रहे हैं। नामांकन पत्र फाड़े जा रहे हैं। जो महिला उम्मीदवार हैं उनको मारा पीटा जा रहा है। इस तरह की जो अराजकता उत्तर प्रदेश की सरकार खुद फैला रही है, तो इसीलिए कर रही है क्योंकि ये पूरी तरह से नाकाम रही है। लखीमपुर में बदसलूकी का मामला यूपी में बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। 9 जुलाई को ब्लॉक प्रमुख का नामांकन था। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का प्रस्तावक बनकर पहुंची महिला के साथ कुछ लोगों ने बदसलूकी की। वीडियो वायरल हुआ तो सियासी हंगामा मच गया। प्रशासन ने बदसलूकी के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार किया है और सरकार ने एक्शन लेते हुए सीओ और एसएचओ को सस्पेंड कर दिया है। अब एक हफ्ते बाद प्रियंका एक बार फिर से उस मुद्दे को हवा दे रही हैं। प्रियंका यूपी में जनाधार बढ़ाने निकली है, लेकिन पंजाब में पार्टी की कलह कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। इस वक्त की खबर यह है कि आलाकमान का संदेश लेकर कांग्रेस के प्रभारी महासचिव हरीश रावत आज कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ चंडीगढ़ में मुलाकात करेंगे। आलाकमान से नाराज अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में कैप्टन ने नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने की तैयारी पर नाराजगी जाहिर की है। अमरिंदर की चिट्ठी के बाद हरीश रावत अब चंडीगढ़ जा रहे हैं। अपनी चिट्ठी में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिखा है कि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से जबरदस्ती पंजाब सरकार और पंजाब की राजनीति में दखल दिया जा रहा है। आलाकमान को समझना चाहिए कि पंजाब के हालात इतने अनुकूल नहीं है और इसका नुकसान पार्टी और सरकार दोनों को उठाना पड़ सकता है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को चिट्ठी में क्या लिखा, यह भी आपको बताते हैं। कांग्रेस आलाकमान जबरदस्ती पंजाब सरकार और पंजाब की राजनीति में दखल दे रही है। आलाकमान को समझना चाहिए कि पंजाब के हालात इतने अनुकूल नहीं है और इसका नुकसान पार्टी और सरकार दोनों को उठाना पड़ सकता है। सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने को लेकर कैप्टन ने अपनी नाराजगी सोनिया गांधी को फोन करके भी बताई थी। इसके बाद कल जब सुबह सुबह नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली में तलब किए गए और सिद्धू पंजाब से दिल्ली आए और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ उनकी बैठक हुई। बैठक के बाद हरीश रावत ने कहा कि उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट हाईकमान को दे दी है। अब पंजाब को लेकर आखिरी फैसला कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी को करना है। पार्टी लीडरशिप के पास बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी स्टेट्स की अपनी बातें करते हैं, तो ये पार्ट ऑफ पार्टी अफेयर्स है। मैंने फाइनली सब लोगों से डिस्कस करके अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है। अब उसमें जो संशोधन करना होगा, जो एडिशन करना होगा, अल्ट्रेशन करना होगा, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट करेगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पुनीत। दोनों ही खेमे ने अपने अपने लोगों के साथ बैठक की है और फाइनल फैसला तो लेना है आलाकमान को। अगर सिद्धू को बना दिया जाता है प्रदेश अध्यक्ष, फिर ऐसे में क्या हालात बनेंगे पंजाब में? देखिए, जाहिर तौर पर कल जिस तरह से सारी पॉलिटिक्स हुई, सुबह तक जो सिद्धू के समर्थक थे उन्होंने लड्डू बांटे, जश्न मनाया, लेकिन शाम होते होते जो जश्न था वो एकदम सुनसानी में हम कहें कि तो बिल्कुल वो खत्म हो गया जश्न। और जो लोग इकट्ठा हुए थे, समर्थक इकट्ठा हुए थे, उनके पास फोन आता है कि अभी सब कुछ रोक दिया जाए। पोस्टर भी लग चुके थे, बाकायदा कई जगह पर पोस्टर लग चुके थे, लेकिन सब पोस्टर जो है वो भी हटा दिए गए। कल हमने पंजाब कांग्रेस ऑफिस के बाहर भी देखा कि वहां पर ढोल वाला आया, उसने ढोल बजाया, लेकिन थोड़ी देर बाद ढोल वाला भी वहां से चला गया। और ये एक चिट्ठी की वजह से हुआ। चिट्ठी जो थी वो जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, उनके ओएसडी नरेंद्र भांबरी द्वारा लिखी गई थी, जिसमें साफ ये संकेत दिए गए थे कि आलाकमान जिस तरह से दखल अंदाजी कर रहा है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर फूट पड़ सकती है, कांग्रेस टूट सकती है। और इसी के बाद आलाकमान ने जो ये घोषणा कर दी थी उसको फिलहाल टाल दिया। आज हरीश रावत यहाँ पर पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। उसके बाद क्या फॉर्मूला, फिर से कुछ फॉर्मूला शायद होगा, क्योंकि पहले एक फॉर्मूला बनाया गया, लग रहा था सब कुछ ठीक है, लेकिन
मुख्यमंत्री ने उस समय भी एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने बोला कि ये जो तरीका है ये गलत है और वो सिद्धू के अंडर काम करने के लिए कतई तैयार नहीं है, और ये एक उन्होंने संकेत दे दिया था। कल उन्होंने दूसरी चिट्ठी लिखी। वहीं मनीष तिवारी एक ट्वीट शेयर करते हैं जिसमें वो बाकायदा अहमियत समझाते हैं कि पंजाब में कितने % सिख वोट बैंक है, कितना हिंदू और कितना दलित वोट बैंक है, और उनका जो कहने का मतलब यह था कि सिर्फ सिख ही नहीं, हिंदू और दलितों को भी उतना ही जो है चांस जो है वो मिलना चाहिए पार्टी के अंदर। तो ये एक संकेत जो था मनीष तिवारी की तरफ से दिया गया। तो अब जो ये मामला है वो पूरी तरह से उलझ गया है। सिद्धू चाहते हैं कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। समर्थक जो है वो लगातार खुशी उनमें प्रकट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कल पूरा मामला अटका, अब लगता है कि ये मामला पेच फंस गया है और अभी इसमें और वक्त लगेगा। लेकिन वक्त कितना लगेगा ये या तो आलाकमान जानता है, कैप्टन के खेमे में क्या तैयारी की गई है और उन्होंने जो नाराजगी जाहिर की थी चिट्ठी में क्या बातें लिखी, उनकी तैयारी क्या है? देखिए, जाहिर तौर पर चिट्ठी पे उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा कि ना तो जो आला कमान है वो पंजाब के जो आंतरिक मामले उनमें हस्तक्षेप करे, वो पंजाब को नहीं समझते हैं, और अगर वो आला कमान इस तरह से जो आला कमान करता है, जो टकसाली कांग्रेसी नेता हैं, टकसाली मतलब कि जो पुराने कांग्रेसी नेता हैं, वो नाराज हो जाएंगे। हमारी भी कई विधायकों से बात हुई थी, उनका यह कहना था कि पैराशूट कैंडिडेट ऐसे नहीं होना चाहिए, जो पिछले कई सालों से पार्टी में काम कर रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए। ये एक विधायकों का भी कहना था, और कहीं ना कहीं ये बात जो है, यही बात जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आला कमान तक पहुंचाने की कोशिश की है कि अगर ऐसा होता है तो पार्टी के अंदर विद्रोह हो सकता है, फूट पड़ सकती है। और कैप्टन, क्योंकि आला कमान भी जानता है कि बिना कैप्टन के यहाँ कांग्रेस कितनी मजबूत है, ये आला कमान को पता है, और यही वजह है कि एक चिट्ठी की वजह से अमरिंदर की ये पूरा फैसला जो है उसको टालना पड़ा। अब हरीश रावत खुद यहाँ पर आ रहे हैं और अब वो कैप्टन अमरिंदर से मुलाकात करेंगे, और कैप्टन अमरिंदर सिंह की अहमियत की वजह से ही, नहीं तो आला कमान कब का डिक्लेयर कर चुका होता। फॉर्मूला दिया गया, उसको अमरिंदर सिंह ने ठुकरा दिया, उसके बाद कल जब वो घोषणा होनी थी उसे भी टालना पड़ा। तो वो आला कमान समझता है कि इस समय पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की अहमियत क्या है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता दें कि 2017 में भी जब चुनाव होने वाले थे उस वक्त भी इसी तरह के हालात बने थे तब, लेकिन कैप्टन के सामने जो दूसरा शख्स था वो थे बाजवा, लेकिन इस बार है सिद्धू। कांग्रेस के 80 में से करीब 60 से 65 विधायक मुख्यमंत्री अमरिंदर के साथ खड़े हैं और 15 से 20 विधायक सिद्धू के समर्थन में हैं। क्या कहना है पंजाब कांग्रेस के नेताओं का, आपको सुनाते हैं। हाईकमान ने अब सब कुछ तय कर दिया है और हाईकमान का आदेश सबके लिए सबसे ऊपर संदेश है, और हाईकमान के आदेश के बाद फिर हर इंसान को अपनी हद में रहना है। हाई कमांड एक है ना, जो हाई कमांड फैसला करेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने सोनिया गांधी जी के घर के बाहर आके 3 बार बोला था भी जो हमारे अध्यक्ष सोनिया गांधी जी जो फैसला करेगी उस फैसले पे 100% एक नहीं सब कांग्रेसी जो है उसके ऊपर पैरा देंगे। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार ने एक बड़ी चेतावनी दी है। सरकार ने कहा है कि अगले 100 से 125 दिन कोरोना से लड़ाई में बेहद अहम साबित होने वाले हैं। नीति आयोग के मेंबर वीके पॉल ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में तीसरी लहर को रोकने के लिए 100 दिन का टारगेट दिया है, और यही वजह है कि अब स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर राज्य सरकारों तक सब तीसरी लहर को रोकने में जुट गए हैं। सरकार की तरफ से बार बार लोगों से कड़ाई से कोविड गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए अपील की जा रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस को नहीं माना और लापरवाही बरती तो थर्ड वेव को रोकना मुश्किल हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने तो हमें नारा और उद्देश्य और टारगेट यही दिया है कि थर्ड वेव हमारे देश में नहीं आने देना है, और यह संभव है। अगर हम जुड़ के फैसला करें तो यह संभव है, और जैसे जैसे टीकाकरण ठीक होता है, बढ़ जाता है, कवरेज बहुत ज़्यादा होता है, कुछ महीनों में 3 महीने 4 महीने, तो फिर हम लोग हो सकता है कि हम एक सेफ जोन में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये अगले 100-125 दिन जो हैं वो बहुत क्रिटिकल है हमारे को अपने आप को जिम्मेवार तरीके से, तंत्र को भी और जनता को भी, हम सबको भी सतर्क रहना होगा, जिम्मेवारी निभानी होगी। सरकार की तरफ से तमाम अपील तो की जा रही है और इसके बावजूद लोगों की जो लापरवाही है वो खत्म नहीं हो रही। दिल्ली के ओखला सब्जी मंडी की आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर किस कदर भीड़ जुटी है। रिपोर्ट भेजी हमारे संवाददाता संजय सा ने। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बार बार विशेषज्ञों के द्वारा लोगों को सचेत किया जाता है, लेकिन इस जागरूकता और सावधानी बरतने का मंडियों में कोई असर नहीं पड़ रहा है। इस वक्त मैं दिल्ली के ओखला सब्जी मंडी में हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आढ़ती है या फिर जो खरीदार यहाँ पर आए हैं, दोनों ही तरफ से
जबरदस्त लापरवाही यहाँ पे देखने को मिल रही है। मास्क कोई भी नहीं लगा रहा, इक्का दुक्का लोग होंगे जो मास्क लगा रहे हैं, बाकी सभी लोग यहाँ बिना मास्क के मंडी में घूम रहे हैं। और ये भीड़ और ये लापरवाही कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की बड़ी वजह बनने जा रही है। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, दिल्ली। मध्य प्रदेश के विदिशा में हुए बड़े हादसे के पीड़ितों को प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम राहत कोष से मुआवजा देने का ऐलान किया है। हादसे में एक बच्चा समेत कुल 11 लोगों की जान चली गई। हालांकि 24 घंटे तक चले ऑपरेशन में 20 लोगों को जिंदा भी बचाया गया है। लेकिन जिस तरह एक छोटे से कुएं के धंसने के बाद पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन लंबा खिंचता रहा, लोगों की सांसें अटकी रहीं। आखिरी घंटे तक 12 साल के उस बच्चे रवि अहिरवार का कोई पता नहीं चल रहा था, जो कुएं में सबसे पहले गिरा था। गुरुवार शाम 6 बजे की घटना है कि रात 9 बजे के बाद से ही एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम इसमें जूझती रही। बीती रात करीब 10 बजे के आसपास जब कुएं में सबसे पहले गिरे रवि अहिरवार का शव मिला, तब एनडीआरएफ ने ऑपरेशन खत्म करने का ऐलान किया। यह खबर आते ही पूरे गंजबा बसौदा गांव में मातम पसर गया। गांव के 11 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। पीएम ने ट्वीट करके लिखा, विदिशा हादसे से मैं व्यथित हूं। हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति गहरा शोक जाहिर करता हूं। हादसे में मारे गए सभी लोगों के परिवार को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही है। साथ ही उन्होंने संवेदना जताई है उन परिवारों के साथ जिन्होंने अपने को खोया, क्योंकि वहां पर एक बच्चे की जान बचाने के लिए कई लोग मदद के लिए उतरे, लेकिन उसमें 11 लोगों की जान चली गई। कुएं में फंसे लोगों को निकालने में 24 घंटे क्यों लग गए, इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि गुरुवार को घटना के बाद रेस्क्यू टीम ही करीब 3 घंटे बाद पहुंची और गुरुवार रात करीब 9 बजे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। इसके बाद भी रात होने की वजह से ऑपरेशन काफी धीरे चला। जेसीबी मशीन खुदाई में लगी तो जमीन भुरभुरी होने की वजह से मिट्टी दोबारा धंसने लगी। इस वजह से रेस्क्यू टीम का एक ट्रैक्टर भी कुएं में गिर गया। उस पर 5 लोग सवार थे। सबको घायल अवस्था में अस्पताल ले जाना पड़ा। शुक्रवार सुबह 4 बजे तक लोगों के शव निकाले जा चुके थे और 5 लोगों को जिंदा बाहर भी निकाला गया, लेकिन भुरभुरी मिट्टी होने की वजह से शुक्रवार का पूरा दिन मलबा हटाने में चला गया। कुएं का पानी बाहर निकालने के बाद दोबारा पानी भर जाना भी बड़ी चुनौती साबित हुआ। देखिए ना, ज़मीन यहाँ की एकदम धड़कने वाली है और धंस रही है ज़मीन, मिट्टी गिर जाती है। एक बार काम होता है 90% काम होता है और वो फिर ज़ीरो पे आ जाता है। इसीलिए कल रात से लेकर अभी तक हम लोग सब लगे रहे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगे रहे, हमारे सब अधिकारी लगे रहे, मैं स्वयं भी पूरी रात रहा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।